हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, हमने जो सिंगल सेशन सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपको एक ही सेशन में एक टॉपिक कंप्लीट करवाता हूं, उसके बेसिक्स करवाता हूं। आज हम उसी को कंटिन्यू करके जो नया टॉपिक मैं लेके आया हूं वो है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अभी हाल में पढ़ना शुरू किया है। वो भी कर सकते हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं। एज ए रिवीजन इन सीरीज़ को ज़रूर देखें। वो इन सीरीज़ में मैं सिर्फ आपको टॉपिक के बेसिक्स बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरह के कैसे एमसीक्यूज़ आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जो मैंने टॉपिक लिया है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप आप सभी जानते हैं कि दो या उससे ज़्यादा लोग मिलकर जब कोई काम शुरू करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये डिफ़ाइन किया गया है। तो किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। तो इसके ऊपर भी आपको एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए या फिर मैक्सिमम किसी पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए कितने मेंबर्स की ज़रूरत रहती है, तो वो आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, तो एक तो हमारा क्लियर हो गया कि जो एक पार्टनरशिप है उसको फॉर्म करने के लिए मिनिमम पार्टनर्स हमें 2 चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब उसमें जब हम कोई पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं तो उसमें एक पार्टनरशिप डीड बनती है। डीड मतलब पार्टनर्स में एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और वो जो एग्रीमेंट है वो ओरल या रिटन हो सकता है। और इस पे भी एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो पार्टनरशिप डीड होती है वो ओरल होती है या रिटन। तो उसमें आपको ऑप्शंस पूछी जा सकती हैं, ओरल, रिटन या बोथ या नन ऑफ दिस। तो पार्टनरशिप डीड ओरल या फिर रिटन दोनों तरह से आप बना सकते हो। रिटन हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, डिस्प्यूट नहीं रहते। ओरल अगर वर्बली बनाई है आपने मुँह ज़ुबानी तो उसमें डिस्प्यूट रह सकते हैं, लेकिन मर्जी आपकी होती है, आप कोई भी बना सकते हो। तो पार्टनरशिप डीड ओरल या रिटन, उसमें क्या क्या होता है डीड में, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें से आपको एमसीक्यूज़ पूछा नहीं जाएगा। उसमें अगर देखा जाए तो उसमें पार्टनर्स के नाम, बिजनेस का नाम, पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, पार्टनर्स ड्राइंग्स कितनी कर सकते हैं, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट उनको देना होगा, प्रॉफिट को किस रेशो में बांटेंगे, पार्टनर अगर कोई लोन देता तो लोन पे इंटरेस्ट कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में होती हैं। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास बुक्स होंगी, आप उस डीड में क्या क्या कॉन्टेंट क्या है, उस डीड में क्या क्या होता है, ये आप पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, तो जैसे मैंने कहा कि पार्टनरशिप डीड ओरल या फिर रिटन हो सकती है। रिटन है तो हमें जो रिटन में है वो फॉलो करना है, लेकिन ओरल में है तो उसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ रूल्स बनाए हैं, हमें वो फॉलो करने हैं। वो रूल्स क्या हैं? रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इनमें से कुछ ना कुछ आपको एमसीक्यू जरूर पूछा जाएगा, ये जो रूल्स मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला रूल, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड रिटन नहीं है, ओरल है या फिर रिटन है लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है, तो याद रखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा बराबर बढ़ती है, जो प्रॉफिट होगा इक्वल बटेगा। तो ये आपको एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट आर शेयर्ड बाय पार्टनर इन विच रेशियो। तो वहाँ ऑप्शन होंगे कैपिटल रेशियो, इक्वल रेशियो या एनी ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी जहाँ पार्टनरशिप डीड में ओरल है या फिर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयर रेशियो मेंशन नहीं की गई है तो प्रॉफिट हम इक्वली बांटेंगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड कैपिटल। पार्टनर्स ने जो पार्टनरशिप चलाने के लिए, फॉर्म करने के लिए जो कैपिटल लगाई उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो ये भी आपको याद रखना है कि ओरल पार्टनरशिप डीड अगर है तो उसमें पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसका भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि इन द केस ऑफ ओरल एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज दे देंगे और एक ऑप्शन होगा नॉट अलाउड, तो आपको नॉट अलाउड पे टिक कर देना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एमसीक्यूज आने के पूरे चांसेस हैं कि जो पार्टनर लोन देता है उसको कितना इंटरेस्ट देना होता है। अगर पार्टनरशिप डीड ओरल है तो पार्टनरशिप डीड अगर ओरल है तो जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसको एट द रेट ऑफ 6% पर एनम हमें इंटरेस्ट देना ही देना है। और अगर पार्टनरशिप डीड रिटन में है तो रिटन में जितना लिखा होगा वो देना है। अगर ओरल है तो 6% का वो हकदार रहता है जिस पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स मतलब जो पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो पार्टनर्स अगर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से, पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकालते हैं तो उनको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना देना है, तो याद रखो ओरल में किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देना होता। और सैलरी या कमीशन, पार्टनर्स को सैलरी या फिर कमीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर ओरल पार्टनरशिप डीड है तो उस केस में किसी भी पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन नहीं दी जाएगी। सो ये जो 5 रूल मैंने बताए इनमें से एक एमसीक्यूज आपका पक्का है, वो ज़रूर आएगा। तो ये सिर्फ 5 आपको याद रखने हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो है 6%,
प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल है और बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाता, ना फिर लिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ कैपिटल अब करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल आपको पता है जो पैसा हमने बिजनेस शुरू करने में या पार्टनरशिप फॉर्म करने में लगाया वो कैपिटल है, और उसकी दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये आगे मैं डिस्कस करूंगा इसी सेशन में। तो दो तरह की कैपिटल, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। आपने इससे पहले जो मैंने कराया था आपको याद होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। वो जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपने बनाया वो अंडर सोल प्रोपराइटर बनता है। सोल प्रोपराइटर यहाँ मतलब जहाँ पे एक ही ओनर है, जहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, सिर्फ एक अकेला पर्सन है, वही अपने बिजनेस को चला रहा है। तो उस केस में हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? जब हम पार्टनरशिप में आ जाते हैं, किसी और पार्टनर को अपने साथ ले लेते हैं, तब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो हमें प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, या फिर उस प्रॉफिट में से जो हमारा नेट प्रॉफिट आया उसमें से जब हमें पार्टनर्स के एक्सपेंस पे करने होते हैं तब हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। क्योंकि इससे पहले आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें जितने भी एक्सपेंस हैं वो एक्सपेंस एज ए चार्ज होते हैं। एज ए चार्ज का मतलब होता है कि ये वो एक्सपेंस होते हैं जो आपको हर हाल में पे करने होते हैं, चाहे आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई इंप्लॉई है, उसको सैलरी देनी है, तो इंप्लॉई को नहीं मतलब आपके पार्टनरशिप फर्म में आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको हमें सैलरी देनी ही पड़ेगी क्योंकि वो हमारे लिए काम कर चुका है। लेकिन पार्टनर्स के जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे पार्टनर को सैलरी या जो भी एक्सपेंस हमें पे करने हैं, यहाँ पे लिखे गए हैं, अभी बताऊँगा, तो जितने भी एक्सपेंस हैं वो तभी पे किए जाते हैं जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो। प्रॉफिट होगा तो वो एक्सपेंस पे किए जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं पे किए जाएंगे। तो वो जो एक्सपेंस हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाले, इससे पहले जो आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ा, वो सारे के सारे वो एक्सपेंस थे जो हमें हर हाल में पे करने हैं। और ये वो एक्सपेंस होते हैं जो हमें तभी पे करने हैं जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो। तो जब उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या पार्टनर्स के एक्सपेंसेस निकाले जाते हैं, तो उसके लिए फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए दोस्तों, इसका फॉर्मेट सीख लेते हैं क्या है, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट दिया होता है, तो आपको पता है ये साइड्स में सारी इनकम्स आती हैं, ये साइड में एक्सपेंसेस आते हैं पार्टनरशिप फर्म के। नेट प्रॉफिट जो दिया है यहाँ ले लेना है, और साथ में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, स्पेस कम है तो मैंने शॉर्ट में लिखा आई फॉर इंटरेस्ट, ओ फॉर ऑफ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स की हैं उस पर जो उनको इंटरेस्ट देना है, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। पार्टनर के लिए एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन ये जो हम पार्टनरशिप फर्म का बना रहे हैं तो फर्म के लिए इनकम है। तो जो पार्टनर्स ने अगर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट का प्रोविजन है डीड में, तो जो ड्राइंग्स पे उन्होंने इंटरेस्ट दिया, मान लो दो पार्टनर ए और बी, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड में आएंगे। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, फर्म के एक्सपेंसेस, पार्टनर्स के लिए इनकम। मतलब अगर फर्म पार्टनर्स को आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एज एन एक्सपेंस है, लेकिन इंडिविजुअली पार्टनर्स की बात की जाए तो उनके लिए इनकम है। तो यहाँ पे क्योंकि हम पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो फर्म के लिए क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड में आएगा। तो जितनी भी पार्टनर्स को हमें पेमेंट करनी है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, इन द फॉर्म ऑफ बोनस, वो सब की सब आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उस पर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करके आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करना। बहुत कम ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़े, बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर्स को देनी है वो भी यहाँ आएगी, कमीशन पार्टनर्स को देनी है वो भी यहाँ आएगी। और अगर कुछ पैसा हम फ्यूचर के लिए रखते हैं, नॉर्मली होता है हम अपने घरों में भी जो हमें इनकम आती है, चाहे हम सैलरी ले रहे हैं, चाहे हम प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, कुछ पैसा हम फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं। तो इसी तरह बिजनेस में भी कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेव किया जाता है कि कल को अगर हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो वो जो रिजर्व बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। तो अगर हमने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में रख दिया है कि ये वो पैसा है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये फर्म का है, फ्यूचर में यूज़ होगा, तो उसको हम जनरल रिजर्व कहते हैं। तो अगर कुछ पैसा हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, अब क्योंकि जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट होगा तभी हम रिजर्व बना पाएंगे, इनकम होगी हमारे पास, कुछ पैसा होगा तो रिजर्व बना पाएंगे, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। तो जनरल रिजर्व जो भी हमने बनाया वो भी ले लेना है। फिर आपने ये टोटल करना होता है, इसमें से माइनस करने होते हैं। जो प्रॉफिट बचे, मान लो ये टोटल 1 लाख है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपके एक्सपेंस मान लो 80,000 है,
तो 1 लाख में से 80,000 आपके एक्सपेंसेस हो गए, 20,000 आपके पास बच गया, वो आपका क्या है, डी प्रॉफिट मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। तो उस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देना होता है। जो शेयरिंग रेशो दी गई है क्वेश्चन में, नहीं दी गई तो इक्वल बांट देना, वो 20,000 बढ़ जाएगा, रेशो गिवन जो होगी वो, नहीं तो इक्वल बढ़ जाएगा। तो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन अकाउंट नहीं बनाना। क्या एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे डेबिट होता है, तो आपको बता देना है कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट में। वहाँ पे ऑप्शंस क्या होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ डेबिट होता है पार्टनर्स का, तो ऑप्शन होंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या नन ऑफ दीज। तो पार्टनर्स के जितने भी एक्सपेंस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं। कि पार्टनर्स के एक्सपेंस मतलब बिजनेस के एक्सपेंस, पार्टनर्स के लिए तो खैर इनकम है, तो बिजनेस फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे पार्टनर्स को जो भी इंटरेस्ट या सैलरी या कमीशन देनी है, वो सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यू जरूर पूछा जाएगा कि सैलरी कहाँ पे आती है, कहाँ पे डेबिट होती है, तो आप तब भी आपका आंसर वही होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऑप्शन 4 होंगी, उसमें एक ये वाला भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कमीशन के बारे में भी सेम पूछा जा सकता है, तो आपने सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट में आएंगी और कौन सी क्रेडिट में, ये आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैपिटल की, जो मैंने छोड़ा था, टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। दो तरह की कैपिटल, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की। फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जो चेंज नहीं होती। एज अ नेम सजेस्ट कि फिक्स्ड है, इट मीन्स ओपनिंग से लेके, मतलब जब हमने पैसा लगाया या जब हमने साल शुरू किया और जब हमने साल ख़त्म किया, ये कैपिटल आपकी सेम रही। ये चेंज कब होती है, उसके लिए दो सिचुएशंस हैं। सिचुएशन नंबर 1 कि जब आप एडिशनल कैपिटल लगाते हो, सिचुएशन नंबर 2 जब कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर लेते हो। तो अब हम इसके अकाउंट सीखेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज आपको जो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो चीज़ें आएंगी उसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करें, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। देखो इसके अंदर आपको दो, अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आपको 2 अकाउंट इसमें मेंटेन करने होंगे। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। 2 अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कि इसके अंदर क्या आएगा। अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता है ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अकाउंट आपने सबने सीखा होगा कैसे बनता है। तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, एक बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, यानी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल साल की शुरुआत में जो कैपिटल थी वो आ जाएगी, और यहाँ पे बाय कैश मतलब एडिशनल कैपिटल। अगर पार्टनर्स ने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो इसमें आ जाएगी, बस ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब पार्टनर्स ने जो पैसा पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, और याद रखना आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल में से पैसा विड्रॉ किया तब, अगर प्रॉफिट में से किया है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो करंट अकाउंट में आएगा। और फिर आपने टोटल कर लेना है, इस साइड में से ये माइनस करोगे तो बैलेंस कैरी डाउन आपका ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपको पता ही है अकाउंट कैसे बनता है। अब एक तो ये बनाया, दूसरा में बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। ये आपकी डेबिट साइड आ गई, ये क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में एक तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये करंट अकाउंट का जब भी बैलेंस ब्रॉट डाउन की बात होती है तो जो अकाउंट हम बना रहे हैं ये उसी का बैलेंस हमेशा होता है, चाहे वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे कैश अकाउंट हो। तो जब भी बैलेंस ब्रॉट डाउन की बात करते हैं तो वो जो अकाउंट हम बना रहे होते हैं उसी का बैलेंस होता है। तो अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का कोई बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है तो वो लेना है। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स की जितनी इनकम्स हैं आपने यहाँ देखी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये कहाँ पे आ रही हैं, डेबिट साइड में, लेकिन यहाँ कहाँ आएंगी, क्रेडिट साइड में। वहाँ क्यों डेबिट साइड में आई, क्योंकि फर्म के लिए लॉस था, लेकिन पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगी। तो यहाँ पे जितनी भी पार्टनर्स को चीज़ें मिली हैं, फॉर एग्जांपल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी पार्टनर्स को मिली, बाय पार्टनर्स को कमीशन मिली,
जनरल रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये जो एंड में डिविजिबल प्रॉफिट बचा था, क्योंकि ये भी हमें बांटना होता है, तो ये प्रॉफिट भी यहाँ पे आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और डेबिट साइड में क्या आएगा, एक ड्राइंग्स, कौन सी ड्राइंग्स, आउट ऑफ प्रॉफिट जो की गई, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स के जितनी भी एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड में, जैसे ड्राइंग्स पार्टनर ने की वो पैसा पार्टनर्स को वापस करना है, और उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दिया वो भी वापस करना है। और अगर यहाँ पे तो प्रॉफिट आया, अगर लॉस आया हो तो लॉस इस तरफ, शेयर ऑफ लॉस, यानी एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट साइड में, यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे अगर लॉस है तो डेबिट साइड में। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे तो इसमें याद रखना, कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी होगी, ये वाली साइड जो है ये बड़ी होगी, लेकिन करंट अकाउंट में दोनों में से कोई भी साइड बड़ी हो सकती है। अगर ये साइड बड़ी है तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, और अगर ये साइड बड़ी है तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। मतलब अब देखो इस पे एमसीक्यू क्या बन सकता है, डिफरेंट एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं कि अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो एडिशनल कैपिटल कहाँ आएगी, तो आप बोलोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। या क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो पार्टनर्स की इंटरेस्ट इन कैपिटल या सैलरी या कमीशन या शेयर प्रॉफिट कहाँ आएगी, तो आप बोलोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में, या पार्टनर्स करंट अकाउंट में मे बी क्रेडिट साइड ऑप्शन ना हो, ठीक है। लेकिन अगर पूरा याद रखना है पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में। और ऑप्शंस क्या आ सकती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आता है, तो आप कहाँ देखोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है। तो इस तरह के आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। सिर्फ फॉर्मेट याद रखो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोविजन अकाउंट में कहाँ आ रही है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में कहाँ आ रही है, और कैपिटल अकाउंट में कहाँ आ रही है। अच्छा, और क्या पूछा जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बना रहे हो फिक्स में, उसमें हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैज़, तो आपका एमसीक्यू होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैज़, ऑप्शंस क्या होंगी, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बोथ डेबिट और नन ऑफ दीज। तो हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, तो इसमें मैंने अभी बता दिया कि इसमें कोई भी बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट साइड बड़ी हो तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड बड़ी हो तो डेबिट बैलेंस, तो इसमें कोई भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी बड़ी हो सकती है, डेबिट साइड भी बड़ी हो सकती है। तो वहाँ पे आपको जो ऑप्शन टिक करनी है, इधर डेबिट और क्रेडिट, यानी दोनों में से कोई भी हो सकता है। कैपिटल अकाउंट में एक ही होगा क्रेडिट बैलेंस, और करंट अकाउंट में इधर डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो ये था फिक्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़कर एक ही जगह पे सारी रिकॉर्डिंग कर देनी है। फ्लक्चुएटिंग में क्या करना है, आपको ये दोनों बैलेंस को प्लस कर देना है, यानी जोड़ देना है। तो अगर मैं फ्लक्चुएटिंग में बनाऊं, ठीक है, इसको मैं अब हटा रहा हूं, अगर मैं उसको फ्लक्चुएटिंग में बनाऊं तो आपको इन दोनों बैलेंस को क्योंकि एक साथ कर देना है, तो इसको हम कहते हैं सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, ये डेबिट साइड आ गई, ये क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ओपनिंग कैपिटल जो आपने यहाँ पे डाली थी फिक्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद बाय कैश, अगर एडिशनल कैपिटल है तो वो भी डाल देनी है। उसके बाद पार्टनर्स की जितनी इनकम्स जो आपने करंट अकाउंट में यहाँ डाली थी वो सारी की सारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है, और प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और शेयर ऑफ लॉस। तो बस आपको फॉर्मेट में याद रखना है कि कौन सी चीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। जितने भी पार्टनर्स की इनकम्स हैं अगेन क्रेडिट साइड में, पार्टनर के एक्सपेंसेस या लॉसेस डेबिट साइड में आएंगे। तो ये आपको इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, बस आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो मैंने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। चलिए पहले उनको डिस्कस कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल इज। अभी मैंने कहा कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट हम कब बनाते हैं, तो आपके सामने था जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उस केस में हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाते हैं। तो ऑप्शन आपके पास 4 होंगी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनाते हैं। ऑप्शन फिक्स कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग में, इधर ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट तभी बनता है जब कैपिटल क्या होती है, कैपिटल जब फिक्स होती है। तो हम आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पे फिक्स कैपिटल, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ पे क्रेडिट करते हैं,
अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन क्रेडिट कहाँ हो रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो वहाँ पे ऑप्शन जो होंगी उसमें होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बोथ में, या नन ऑफ दीज। तो आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। कैपिटल इंटरेस्ट कैपिटल कहाँ क्रेडिट होता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट कैपिटल इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऑप्शन आपको पूछे जाएंगे, आपका आंसर ये होना चाहिए। आगे, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस, अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ मतलब ओरल है, तो उस केस में पार्टनर्स जो हैं प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे? मैंने कहा था इसका एमसीक्यू पूछा जा सकता है इक्वल। तो वहाँ पे होगा इक्वल, कैपिटल रेशियो, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो आपने याद रखना है कि अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, ओरल है, या एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो प्रॉफिट हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट इज इन ओरल एग्रीमेंट, अगेन जहाँ पे एग्रीमेंट नहीं बना हुआ यानी ओरल है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड। हम लोन पे इंटरेस्ट कितना देते हैं? पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया था यहाँ पे भी कि अगर एग्रीमेंट नहीं बना या ओरल है, उस केस में पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको वहाँ ऑप्शन होंगी 6%, 9%, 12%, इस तरह की ऑप्शंस होंगी। तो अपने 6% पे टिक कर देना है। तो आंसर रहेगा 6% पर एनम। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर विल ऑलवेज हैज, अभी मैंने बताया कि करंट अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन होंगी डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इधर डेबिट और क्रेडिट, या नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने बताया कि जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है इसका कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी और क्रेडिट बैलेंस भी। डेबिट साइड भी बड़ी हो सकती है, क्रेडिट बैलेंस भी। तो आप लिखोगे इधर, वहाँ पे आपका जो ऑप्शन होनी चाहिए इधर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर इज डेबिटेड इन, हम जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं वो कहाँ पे डेबिट होता है? तो देखो दो जगह आता है, एक तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन डेबिट कहाँ पे हो रहा है? डेबिट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ क्रेडिट हो रहा है। ये क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। इसने पूछा डेबिट कहाँ होता है, तो डेबिट इज कहाँ हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो हमारा आंसर वहाँ पे जो ऑप्शंस होंगी वहाँ होंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोथ, या नन ऑफ दिस, इस तरह के ऑप्शंस हो सकती हैं। तो इंटरेस्ट जो दिया जाता है डेबिट कहाँ करते हैं? हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स इज डेबिटेड, पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो कहाँ डेबिट होता है? तो आप फिर से देखो, पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स है उस पर इंटरेस्ट दो जगह आता है, एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एक देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन डेबिट कहाँ हो रहा है? डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो रहा है। सो वहाँ पे भी ये ऑप्शंस होंगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोथ, या नन ऑफ दीज। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग इज डेबिटेड, डेबिट कहाँ हुआ? आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है, सो ये ऑप्शन नहीं होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, सॉरी डेबिट हुआ यहाँ पे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट कहाँ हो रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म इज, एक फर्म में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो कितने हैं? मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपको 50। तो आपका आंसर होना चाहिए 50। वहाँ पे ज़्यादा होंगे 2, 50, 100, 200, तो आपको 50 पे टिक करना है। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल सैलरी पेबल टू पार्टनर इज क्रेडिटेड टू, अगर कैपिटल आपकी फिक्स है तो जो पार्टनर्स को सैलरी दी गई है वो कहाँ हम क्रेडिट करते हैं? तो आपको याद होगा अभी मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया था, उसमें एक फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाई थी, इस तरह से करके एक फिक्स बनाया था, एक करंट, और करंट में मैंने सैलरी को यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा था, आपको याद होगा। तो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल सैलरी पेबल टू पार्टनर इज क्रेडिटेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो वहाँ जो ऑप्शंस होंगे उसके में आपने करंट अकाउंट पे क्लिक करना है। और बैंकिंग पार्टनर फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 10 मेंबर्स, कोई भी बैंकिंग पार्टनरशिप है उसमें 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जल्दी से कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस की। तो आपको याद होगा एमसीक्यूज इससे कोई पूछा जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर पार्टनर विड्रॉ करता है पैसा इन दी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर मंथ की बिगिनिंग में विड्रॉ करता है तो आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, याद रखो, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स
इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो जो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो आपको एवरेज पीरियड बनाना है, ठीक है, लंबे फॉर्मूले से मत जाना। एवरेज पीरियड आपका जो बनता है आपको सिंपल याद रखना है कि बिगिनिंग है तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6.5, ये हो गया बिगिनिंग वाला, ठीक है। अगर एंड है, एंड में विड्रॉ कर रहा है एवरेज पीरियड, तो 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर मिडल है तो 12 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल, बिगिनिंग 6.5, एंड 5.5 और मिडल 6। लेकिन याद रखो ये तब है जब पूरे 12 महीने के लिए हो। अगर किसी ने 8 महीने के लिए विड्रॉ किया है तो 8 + 1, बिगिनिंग है तो 8 + 1, एंड है तो 8 - 1, और अगर मिडिल है तो 8 डिवाइडेड बाई 2। ये सब 2 के साथ भी डिवाइड करना। तो याद रखना 12 महीने के लिए पूरा ड्राइंग करेगा तो 12 + 1 होगा। अगर 7 महीने के लिए करेगा 7 + 1, 7 - 1, 7 डिवाइडेड बाई 2। 2 के साथ डिवाइड करते रहना है, ठीक है। 5 के लिए करेगा 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 5/2। तो ये आपको याद रखना है। और इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि क्या था। इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट, टोटल अमाउंट विड्रॉन, टोटल इंटू रेट इंटू जो आपका एवरेज पीरियड बना, सब में सेम फॉर्मूला लगेगा, एवरेज पीरियड बाय 12। तो जो भी अमाउंट होगा, मान लो 1000 है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू ये एवरेज पीरियड आपका आ गया। इस केस में 5.5 यहाँ पे आ जाएगा और इस केस में 6। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेना है। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर जो एक पार्टनर है उसने पूरे साल में 5000 रुपये विड्रॉ किया, तो आपका जो फॉर्मूला रहेगा 5000 टोटल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटू जो भी आपका एवरेज पीरियड आया। ये हो गया बिगिनिंग वाला। अगर ये वाला है तो अमाउंट वही 5000 इंटू 12/100 इंटू 5.5/12। और अगर ये वाला है तो 5000 इंटू 12% इंटू 6/12। तो आपने इस तरह से टोटल अमाउंट जो उसने विड्रॉ किया होगा साल का, वो लेके परसेंटेज अप्लाई करके और जो एवरेज पीरियड निकाला है उस तरह से कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया अगर ड्राइंग्स मेड क्वार्टरली। अगर क्वार्टरली कोई विड्रॉ कर रहा है तो बिगिनिंग का फॉर्मूला क्या होगा एवरेज पीरियड का। तो याद रखना आपको एवरेज पीरियड बिगिनिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको अब सिर्फ याद रखना है। ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा कि टाइम है नहीं। तो सिंपल क्वार्टरली है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। अगर साल को आप 4 हिस्सों में बांटो तो हर 3 महीने के बाद, तो आपका जो एवरेज पीरियड होगा उस केस में होगा, अगर बिगिनिंग है, मैं लिख रहा हूँ 12 + 3, क्योंकि हर 3 महीने के बाद है तो +3 डिवाइडेड बाई 2, 15/2। ठीक है, कितना हो गया 7.5 मंथ्स। अच्छा, बिगिनिंग है, एंड होगा तो एवरेज पीरियड 12 - 3/2 और मिडिल होगा तो 12/2, 6 मंथ। तो ये आपने याद रखना है। मंथली है +1 -1, इसमें सिंपल पूरे 12 हैं। इसमें क्या करना है +3 -3 सिंपल 12, 2 के साथ डिवाइड हर केस में कर लेना है। और अमाउंट जो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला वो आपका सेम रहेगा। बस आपको याद रखना है कि जो टोटल अमाउंट विड्रॉ किया साल में 4 ही बार करेगा। अगर मान लो हर क्वार्टर में 1000 रुपया कर रहा है तो क्योंकि 3 महीने के बाद करेगा तो साल में 4 ही क्वार्टर होंगे, तो 4000 टोटल अमाउंट हो जाएगा। उस 4000 को आपने डिवाइड कर देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ और अप्लाई कर देना है एवरेज पीरियड। तो मिडिल में बिगिनिंग में ये लगेगा, एंड में जो आपका एवरेज पीरियड होगा वो क्या होगा 12/100 इंटू 4.5 और मिडिल में क्या होगा 12/100 इंटू 6/12। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगेन इसमें भी वही है कि अगर मान लो पूरे 12 महीने ड्राइंग नहीं करता है, 9 मंथ्स के लिए करता है, तो 9 + 3 9 - 3 9/2। अगर लास्ट के 2 महीने 6 + 3 6 - 3 6/2। तो इस तरह से आपने फॉर्मूला अप्लाई करके जो है आंसर निकाल लेना है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं क्योंकि टाइम कम होता है, तो आप इतने कम टाइम पे इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, तो बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया और आपको आता भी होगा तब भी आप इसको कैलकुलेट नहीं करोगे, ये आप करोगे एंड में, क्योंकि कैलकुलेशन के चक्कर में आपका बहुत टाइम इस पर लग जाएगा और उस चक्कर में आपके एक MCQ के बदले में 3-4 MCQ छूट सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम को अपने बड़े केयरफुली मैनेज करना है। तो जितने भी प्रैक्टिकल पार्ट हैं अकाउंटेंसी के, वो मैं आपको बोलूँगा कि लास्ट में आप ट्राई करना, क्योंकि बीच में करोगे साथ साथ तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आपको बाकी पेपर अटैम्प्ट करने में टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए कोशिश करना कि पहले जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं आप उनको करो, और सब में मैं कह रहा हूँ कि हर एक पार्ट में, ठीक है।
तो ये था आज का फंडामेंटल बेसिक्स। कुछ डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना। ज़्यादा डिटेल में मैं बिल्कुल नहीं गया हूँ, सिर्फ बेसिक्स बताए हैं। इन बेसिक्स पे आप काम करो, आपके एमसीक्यूज़ जिन्होंने भी न्यूली ज्वाइन किया है उनके काफ़ी सारे जो एमसीक्यूज़ है इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। और जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो तो पढ़ो, पुराना भी पढ़ो, और जो नया मैं करवा रहा हूँ वो भी पढ़ो।